हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बिजनेस लॉ का यूनिट सेकंड शुरू। यूनिट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आज सेकंड यूनिट में शुरू करने वाली हूँ। और जैसा कि एक कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है, समझ नहीं आ रहा, कुछ स्ट्रक्चर चीज़ें नहीं पता चल रही हैं, तो इसलिए मैं एक पूरा माइंड मैप बना के लेके आई हूँ जो मैं आपको वीडियो के एंड में समझा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और कैसे कैसे कवर की हैं। एक बार ये स्टार्टिंग में भी इसको देख लेते हैं। तो आज हम ये वाली यूनिट हम कर चुके हैं और आज हम डिस्चार्ज एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिट शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमिडीज ऑफ द ब्रीच, ये सब। आज स्पेशली हम इस पे फोकस करेंगे और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 ही लेक्चर इसके होने वाले हैं इस वीडियो के, ठीक है। और एक तीसरा लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो के स्टार्ट होने के बीच में बताऊंगी कि उसमें क्या होने वाला है, इट्स सरप्राइज। तो देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब है कि जो दोनों ऑब्लिगेशन क्रिएट करी थी ना कॉन्ट्रैक्ट ने, मतलब अगर कोई भी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट ने क्रिएट करी थी वो ख़त्म हो जाती है, उस केस में कहते हैं कि तो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया। मान लो ये ए है और ये बी है। ए ने बी को बोला था कि वो गुड्स सेल करेगा उसे, ठीक है, गुड्स देगा, ओके। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ए ने बी को गुड्स दे दिए और बी ने ए को अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। बी ने ए को अमाउंट पे कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इतनी भी ऑब्लिगेशन थी, ए के ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि वो बी को गुड्स दे और बी के ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि वो ए को अमाउंट पे करे। जब ये दोनों ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होती है डेफिनेशन का मतलब। देन जो डिस्चार्ज है ना वो कई सारे तरीके से होता है, लाइक डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि तो दोनों पार्टीज़ हैं वो म्यूचुअली एग्री कर जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती हैं। म्यूचुअली एग्री कर जाती है मतलब ए और बी 2 ही पार्टी थी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ए दोनों एक साथ मतलब बैठे या इन लोगों की बात हुई और दोनों ही मान गए। म्यूचुअली एग्री मतलब दोनों ही मान गए, आपस में बातचीत करके इन्होंने सुलटा दिया। तो दैट इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अब डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट के ना कई सारे केसेस है जो मैंने इस तरीके से टेबल विद एग्जाम्पल में लेके आई हूँ समझाने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ अब सुनो, मैंने जो बताया कि आपकी 3rd वीडियो आएगी, ये जो 3rd वीडियो होगी ना वो केस लॉ के ऊपर होगी, ठीक है। देखो, मैंने पिछली वाली वीडियो में पिछली यूनिट में केस लॉ साथ में कराए थे, तो मैंने बहुत डिटेल में केस लॉस नहीं कराए थे और इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को शायद समझ नहीं आया था। तो मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं ये सारे, और फिर मैं लास्ट वीडियो इस यूनिट की विद द केस लॉस, इंपॉर्टेंट केस लॉस लेके आऊँगी जहाँ पे मैं सारे केस लॉस डिस्कस करूँगी। और वो वीडियो ऐसे होगी कि आप पॉज करके पहले देखोगे कि कौन सा लग सकता है, इसमें क्या लग रहा है, और फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे। लाइक आपका भी रिविजन हो जाएगा थ्योरी का कि कैसे उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करना है केस लॉ में, और मैं भी आपको अच्छे से केस लॉस डिस्क्राइब कर पाऊंगी। तो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं विद एग्जाम्पल। तो बैक टू द स्टडी मटीरियल। डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट का पहला केस है नोवेशन। नोवेशन सेक्शन 62 के अंडर आता है। सेक्शन आपको याद हो रहे, वेल एंड गुड, नहीं याद हो रहे तो गलत मत लिख के आना बस, ठीक है। अब इसका मतलब है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग वन, दिस में इन्वॉल्व सम पार्टीज विद अ न्यू टर्म और डिफरेंट पार्टी एंटायरली विद द कंसिडरेशन बीइंग डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब नोवेशन के अंदर सारी पार्टी एग्री करनी चाहिए। मैम कुछ समझ नहीं आया। देखो, नोवेशन में क्या होता है कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट हो जाता है, ओके। और ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो दूसरी न्यू पार्टीज के बीच में भी बन सकता है या फिर नए टर्म्स के बेसिस पे भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझो, ए ने बी से पैसे लिए थे, ए ने बी को पैसे दिए थे, ठीक है। अब ए, बी और सी के बीच में डिसाइड हुआ कि जो सी है वो नया डेटर है, मतलब अब जो बी को पैसे देगा वो सी देगा, ए नहीं देगा, ठीक है। ये डिसाइड हो गया। तो अब क्या है कि नई पार्टी आ गई। पहले पार्टी कौन थी? ए बी। अब पार्टी कौन आ गई? बी को काट वो ए को काट दो, अब पार्टी उसकी जगह आ गई सी। तो अब नई पार्टी है सी और बी, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है सब्सटीट्यूशन ऑफ टर्म्स। टर्म सब्सटीट्यूट हो गई। पहले ए ओज बी 10,000, ए एंड बी एग्री दैट ए विल गिव
अ मॉर्गेज ऑफ ई स्टेट फॉर 5,000 इन प्लेस ऑफ डेथ। मतलब ऐसा हुआ कि ए ने बी से 10,000 रुपये लिए थे। अब ए और बी के बीच में दोनों में ये डिसाइड हुआ कि 5,000 की जगह पे वो उसे अपना कोई ई स्टेट दे रहा है, ठीक है। तो अब जो नई टर्म आ गई, पहले कंडीशन क्या थी कि पूरे 10,000 एज एन कैश अमाउंट जो ए है वो बी को देगा, बट अब नई कंडीशन उन दोनों ने म्यूचुअली एग्री करके नई कंडीशन लेके आ गए, तो दैट इज सब्सटीट्यूशन ऑफ द न्यू टर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिसेशन, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट टिपिकली बिफोर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ए ने बी को गुड्स देने थे, और कब देने थे, मतलब आज से मान लो 2 दिन बाद देने थे, 2 days आफ्टर, ठीक है। अब 2 दिन बाद ए ने बी को गुड्स नहीं दिए, तो दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी को गुड्स देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, मतलब उसने अपनी जो ऑब्लिगेशन थी वो फुलफिल नहीं करी, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो म्यूचुअल कंसर्न से कैंसिल हो जाता है ब्रीच से पहले। अब इसका एग्जाम्पल समझो, ए ने बी को चेयर्स देनी थी, ठीक है। अब चेयर्स देनी थी उसे कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर को चेयर देनी थी। अब इन दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि बी ने ए को बोला कि नहीं मेरे को चेयर नहीं चाहिए, तो तुम मेरे को चेयर मत दो, और ए भी एग्री हो गया कि चलो ठीक है मैं किसी और को भेज दूंगा अपनी चेयर। तो 1 अक्टूबर आने से पहले ही इन दोनों ने अपनी म्यूचुअल कंसर्न से वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये केस होता है। देन नेक्स्ट केस आता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब है कि एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। अब ये लेसर परफॉर्मेंस में ना किसी भी चीज़ में हो सकती है, मतलब लेसर अमाउंट में, या फिर ज़्यादा टाइम दे दिया, डिले कर दिया उस चीज़ में, या फिर कोई दूसरी चीज़ एक्सेप्ट कर ली, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। पार्टी में भी डिस्पेंस रिमिट परफॉर्मेंस, होली पार्शली मतलब पूरा रिमिट कर सकती है, पूरी परफॉर्मेंस छोड़ सकती है कि आप पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करो ही मत, आप छोड़ दो, वो चीज़ कर सकती है। टाइम एक्सटेंड कर सकती है, या कुछ और दे सकती है सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे कि मान लो फिर से वही वाला केस लेते हैं, ए ने बी को चेयर देनी थी और चेयर देनी थी 20। अब अगर ये रिमिट कर रही है परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब है कि बी ने ये बोल दिया कि आप मुझे 20 की जगह 10 चेयर्स दे दो, वो ठीक हो जाएगा। ये तो हो गया पार्शली रिमिट। बट अगर बी ने ये बोल दिया ए को कि आप मुझे कोई चेयर दो ही मत, और जो ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एंड कर आपका फुलफिलमेंट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे आपको कोई ऑब्लिगेशन झेलनी नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से परफॉर्मेंस को रिमिट कर दिया। या फिर इससे और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए ने बी को 20 चेयर देनी थी, बी ने उसको बोला चेयर देनी थी 1 अक्टूबर को। अब बी ने बोला ए को कि कोई बात नहीं, आप 1 अक्टूबर को मत दो, 20 अक्टूबर को दे दो। तो ये क्या किया इसने टाइम एक्सटेंड कर दिया। हमारी ये जो सेकंड कंडीशन है कि टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो कुछ और ही एक्सेप्ट कर ले, अल्टरनेटिव, मतलब ये कि इस बी ने ए को बोला कि आप ना मुझे 20 चेयर मत दो, 20 चेयर की जगह आप मुझे 20 टेबल्स दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ और ही अल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इसके एग्जाम्पल में आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये ए बी वाला दे दिया, इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे पढ़ लेना। इसके अलावा आता है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कंसर्न। म्यूचुअल कंसर्न से जो भी आपके टर्म है कॉन्ट्रैक्ट के वो हमने चेंज कर दिए। मान लो ए ने बी को 5,000 रुपये देने थे, बट इनके म्यूचुअल कंसर्न से, मतलब दोनों के कंसर्न से, ठीक है, बी ने और ए ने ये डिसाइड किया कि अब मुझे 5,000 रुपये नहीं देने हैं, अब मुझे कितने देने हैं, 2,000 रुपये देने हैं, ठीक है। अब मुझे 5 की जगह 2,000 रुपये देने हैं। तो ये क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ द टर्म विद अ म्यूचुअल कंसर्न। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर भी ये 4 से 5 कंडीशंस थी जो हमने पढ़ ली। अब दूसरा डिस्चार्ज होता है बाय द परफॉर्मेंस। बाय द परफॉर्मेंस मतलब कि आपने जो काम आपको करने को कहा था, मान लो ए ने बी को 20 चेयर देनी थी,
फिर से मैं यही वाला एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसने 20 चेयर दे दी और क्या हुआ कि परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है जो समझने वाली है। अगर ए ने बी को मान लो 5,000 रुपये देने थे, ठीक है, 5,000 रुपये देने थे। अब बी ने ए को बोला कि ये मैं आपको 5,000 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। ऑफर पर परफॉर्मेंस, उसने परफॉर्मेंस के लिए ऑफर किया था कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए वो ऑफर कर रहा है कि मैं आपको 5,000 रुपये दे देता हूँ, बट बी ने मना कर दिया या फिर उस टाइम पे उसने लिए नहीं, कुछ और कर दिया, ठीक है, और कुछ मतलब ऐसे टाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो ए अपनी ऑब्लिगेशन से आज़ाद हो चुका है ऑलरेडी। ए की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है, बिकॉज ऑफर पर परफॉर्मेंस इज सेम इफेक्ट एज एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो ऑफर होता है ना परफॉर्मेंस का भी, उसका सेम इफेक्ट होता है जैसे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने कर दी हो। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन अ पार्टी कंप्लीटली फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एंड प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट रियल इंटेंशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में रियली लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग जब पार्टी अपनी सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देती है, प्रॉमिस कर देती है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। जो रीजनेबल टाइम उसमें लिखा है कि मान लो अगर ये लिखा है कि चिंटू पे आ जाते, बहुत देर होगी ए बी करते हुए, ये लिखा है कि चिंटू जो है वो मिंटू को कितने, मिंटू को 1 लाख रुपीज़ देगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो दैट इज हमने टाइम लिमिट स्पेसिफाइड कर दी, रीजनेबल टाइम या स्पेसिफाइड टाइम हमने स्पेसिफाइड कर दिया है। रीजनेबल टाइम भी हो सकता है, वो चीज़ अलग है, बट हमने स्पेसिफाइड ही कर दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर। तो अगर इसने 1 महीने के अंदर चिंटू ने मिंटू को 1 महीने के अंदर अंदर अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा, लेकिन बाय द लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि टाइम अब निकल गया। वो कहते हैं ना कि अब क्या पछताए होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो मतलब खेत अब चुका जा चुका है, लैप्स ऑफ टाइम हो गया। अगर टाइम लिमिट फॉर ब्रिंगिंग एन एक्शन टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर अंडर द लिमिटेशन एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। अब इसको ना एक एग्जाम्पल में इसका और देती हूँ। मान लो ये चिंटू है, और पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस ऐसे लिख रही हूँ, और ये मिंटू है, ठीक है। अब चिंटू ने मिंटू को 1 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपीज़ चिंटू ने मिंटू को देने थे। अब क्या हुआ कि 1 महीने बाद ही देने थे, 1 मंथ लेटर, लेकिन चिंटू ने मिंटू को 1 लाख रुपए नहीं दिए। अब मिंटू के पास ना टाइम है कितना, मान लो 3 साल का टाइम है इसके पास अकॉर्डिंग टू द लॉज, कि अगर इसके पास 3 साल का टाइम है कि ये इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है चिंटू के खिलाफ। और अगर मिंटू ने चिंटू के खिलाफ 3 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया और फिर बाद में जाके वो कह रहा है कि चिंटू ने जी मेरे पैसे नहीं दिए, तो कुछ चिंटू उस चीज़ के लिए कोई ऑब्लिगेट होगा ही नहीं, क्योंकि जो टाइम था वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत अच्छे से 2 एग्जाम्पल देके चीज़ें समझा दी हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि ना तो चिंटू की कोई गलती है और ना ही मिंटू की कोई गलती है। देखो क्या हुआ है कि एक्सटर्नल लीगल प्रोसेसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट का मतलब तो आई होप आप समझते ही होंगे। गाइस मैं एक एक वर्ड का ये जो मतलब इतने डिटेल में समझा रही हूँ, तो ये मत सोचना वीडियो लंबी खींच रही हो, बट द थिंग इज दैट कि ये जो लैंग्वेज है वो लॉ की लैंग्वेज है, और कई बारी जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लाइक ब्रीच और ये सब, उन वर्ड्स को मतलब अभी अभी आप लोगों ने वो वर्ड्स शायद पढ़ने शुरू करे हैं, किसी ने पहले पढ़ लिए होंगे बट किसी ने नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बैक टू द कंटेंट। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लीगल प्रोसेसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, दोनों में से किसी की गलती नहीं है। अभी लीगल प्रोसेसेस क्या होता है? पहला होता है मर्जर। मर्जर का मतलब होता है जब इंफीरियर राइट और सुपीरियर राइट कॉन्साइड कर जाते हैं किसी सेम पर्सन के, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो इंफीरियर राइट है वो गायब हो जाता है और सुपीरियर राइट ही वहाँ पे रह जाता है। अब देखो इसको समझो एग्जाम्पल से। तो ये है चिंटू, अरे ठीक है चिंटू अच्छा ही बनेगा, मतलब नहीं बना अच्छा कोई बात नहीं, ये है चिंटू। तो चिंटू ना एक टेंट मतलब किराए के घर में रहता था।
ठीक है। अब बहुत टाइम हो गया चिंटू को इस किराए के घर में रहते रहते, तो चिंटू ने सोचा कि अब मैं इसे परचेस कर लेता हूँ। तो चिंटू अब इस घर का बन गया ऑनर, पहले था वो टेनेंट, ठीक है। अब ये दो लीगल राइट उसके पास हो गए हैं, पहले टेनेंट था, अब ऑनर हो गया। अब ये बताओ कौन सा राइट सुपीरियर है, घर का मालिक होना ज़्यादा अच्छा है या किराएदार होना ज़्यादा अच्छा है? ऑफ कोर्स मालिक होना ज़्यादा अच्छा है, तो ये है सुपीरियर राइट और ये है इंफीरियर राइट। तो अब अगर मैं कोई, मान लो ये मिंटू है, अब ये मिंटू है, तो मिंटू अब चिंटू को बताओ किराएदार बुलाएगा या ऑनर बुलाएगा? ऑफ कोर्स ऑनर ही बुलाएगा ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था टेनेंट वाला, ये तो वैनिश हो गया बिकॉज इट इज द इंफीरियर वन, और जो सुपीरियर वन था वो अपना एग्जिस्टेंस में आ गया। यही लैंग्वेज यहाँ पे यही बात कही गई है। हाँ, यही चीज़ यहाँ पे कही गई कि मर्जर क्या होता है कि जब इंफीरियर राइट एंड सुपीरियर राइट कोइंसाइड हो जाते हैं किसी सेम पर्सन के, तो इंफीरियर राइट ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। अब आ जाता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया। अगर कोई इंसान को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वो जितनी भी ऑब्लिगेशन होती है उसकी रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, उन सबसे वो आज़ाद हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन आता है डिस्चार्ज बाय मटीरियल अल्ट्रेशन। मटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को इंटेंशनली और मटीरियली चेंज कर दिया जाता है बाय द प्रोमिसी या फिर किसी एजेंट के थ्रू विदाउट द प्रोमिसर कंसर्न, जो प्रोमिसर है वो उस एग्रीमेंट को रेजिडेंट कर सकता है। रेजिडेंट में हमने पढ़ाई था अभी, ठीक है, मतलब कैंसिल कर सकता है, इसका मतलब होता है कैंसिल कर सकता है। और मटीरियल अल्ट्रेशन जो है वो नेचर, ऑपरेशन, वैलिडिटी या अफेक्ट कर रही होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के, ठीक है। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझो, देखो इसे डिटेल में समझो एग्जाम्पल से। ये है चिंटू, ठीक है, और ये है मिंटू, ओके। चिंटू ने मिंटू से 10,000 रुपये उधार लिए थे, ठीक है, 10,000 रुपये उधार लिए थे चिंटू ने मिंटू से। अब मिंटू जो है वो है बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, अनऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट टाइप का इंसान है। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट में चिंटू के कंसेंट के बगैर ये जो 10,000 थे उनको 10 करोड़ कर दिया। चिंटू को इस बात की खबर भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन मिंटू ने 10,000 की जगह कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन कर दिया और उसे 10 करोड़ कर दिया। क्या आप तुम्हें लग रहा है मटीरियल अल्ट्रेशन है? मटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब होता है कि गाइस एक मिनट, मटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा चेंज कर देना। तो क्या ये बहुत बड़ा चेंज है? हाँ, बहुत बड़ा चेंज है, और चिंटू को बताए बगैर ये हो रहा है, तो ये तो चीटिंग है ना गाइस, साफ साफ दिख रहा है कि ये चीटिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि अब चिंटू जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकता है क्योंकि मिंटू ने उसके साथ चीटिंग करी है। तो दिस इज डिस्चार्ज बाय अल्ट्रेशन, कि आपने कुछ चेंज कर दिया है, कोई चीज़ इतनी बदल दी है कि दूसरे इंसान को पता भी नहीं है, उसके कंसेंट के बगैर अगर आपने कुछ चेंज किया है और वो भी बहुत ही मटीरियल अल्ट्रेशन करी है, तो दैट इज डिस्चार्ज बाय मटीरियल अल्ट्रेशन। देन आ जाता है डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब ये कि अब जो है हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर ही नहीं सकते। जैसे कि अगर मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो उसे ना अपनी खेत की फसल बेचेगा, ठीक है, ये फसल है गाइस, अपनी खेत की फसल बेचेगा। अब क्या हुआ कि ए का खेत ही जल गया, फसल ही पूरी खराब हो गई। तो अब जब फसल ही नहीं रही है तो ए बी को बेचेगा क्या? वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कर ही नहीं पाएगा। बट क्या इसमें ए की कोई गलती है? उसने जानबूझ के तो अपना खेत जलाया नहीं होगा। तो इट इज डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। इसके कई सारे केस है, एक बार वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म an act that become impossible or unlawful after it made due to event of promisor could not prevent to become a void, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इन द एंड void बन जाते हैं। जैसे कि क्या क्या इम्पॉसिबिलिटी की कॉजेज रह सकते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वही कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही आपका खत्म हो चुका है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होने के बाद, और इसमें दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। वही वाला एग्जाम्पल कि फसल डिस्ट्रॉय हो गई है, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा,
फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस, मतलब जो कोर पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का वो ही फेल हो गया। तो अगर बाद में परफॉर्मेंस, मतलब अगर मेन पर्पस ही खत्म हो गया तो फिर उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मान लो ये चिंटू था, तो इस चिंटू का ना परेड देखने का बड़ा शौक था, तो इस चिंटू ने होटल में जाके एक रूम लिया जहाँ से परेड बिल्कुल विजुअल थी, ठीक है, और इसने उस रूम का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं इस दिन आऊँगा और परेड देखूंगा। अब क्या हुआ, परेड ही कैंसिल हो गई, तो लाइक अल्टीमेट पर्पस जो था वही फेल हो गया। तो इस केस में अब परेड ही नहीं है तो चिंटू देखने क्या आएगा उस रूम से, समझ रहे हो। देन आता है चेंज ऑफ द लॉ। चेंज ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉ में कुछ चेंज आ गया है जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल है। जैसे कि मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो ना क्या 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 कर्टेन कहीं शायद यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसे जूम करके तब एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो एक्सपोर्ट करेगा कर्टेन्स, ठीक है। अब इसने ये जो प्रॉमिस किया, मान लो वो 1 अक्टूबर को किया और एक्सपोर्ट कब करना था इसे, 3 अक्टूबर को, लेकिन 2 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ से पर्दे जो हैं वो दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट हुए तो वो इलीगल है। तो अब क्या ए बी को अब नहीं एक्सपोर्ट कर सकता ना, अब उसे भाई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इस केस में। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड लॉ, चेंज ऑफ लॉ, कि चेंज ऑफ लॉ की वजह से आप अपना जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब देखो ये तो वो केसेस हो गए जहाँ पे डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मानी जाती है, बट कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये चीज़ नहीं लगती और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ें है, देखो पहले डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस। देखो अगर आपको कोई परफॉर्मेंस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस केसेस में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। मतलब मान लो कि ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो 5,000 में उन्हें 20 चेयर दे देंगे, बट फिर क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गई चेयर की, और अब ए को जो कॉस्ट पड़ रही है उन चेयर की वो 10,000 पड़ रही है। तो अब इस केस में ए ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई अब तो चीज़ें सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो मैं आपको चेयर नहीं भेजूंगा, नहीं, दिस इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, और इस केस में डिस्चार्ज नहीं माना जाता। और ए को बी को, अब ए ने बी को 5,000 में ही चेयर देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि बिकम फाइनेंशियली अनफेवरेबल और अनप्रॉफिटेबल, जैसे ड्यू टू मार्केट चेंज या क्लोजर ऑफ रूट नेसेसिटी या मोर एक्सपेंसिव की वजह से, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें भी डिस्चार्ज बाय द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं लगती। देन आता है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई भी दिक्कत आती है एक्ट डिस्चार्ज करने में, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, तो इसके लिए पर्सन ये नहीं कह सकता कि भाई वो जो तीसरा बंदा था उसने मेरे को धोखा दे दिया तो मैं आपका काम नहीं कर सकता। जैसे कि एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ गुड्स टू वाई दैट वर बी प्रोड्यूस बाय जेड, मतलब एक्स ने बोला वाई को कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, लेकिन ये जो गुड्स थे वो जेड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। अब जेड ने वो गुड्स जो थे वो प्रोड्यूस ही नहीं करे, तो अब एक्स वाई को ये नहीं कह सकता कि अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है, ये तो एक इम्पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन हो गई है और मैं आपको अब गुड्स नहीं दे सकता। नहीं, अगर जेड नहीं दे रहा तो किसी और से करके दो, बट तुम थर्ड पार्टी की इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज नहीं हो सकते। देन आता है स्ट्राइक, लॉकआउट और सिविल डिस्टर्बेंस। अगर तुम जैसे मान लो कोविड-19 के टाइम पे ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो क्या भेजेगा, वीट सेल करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया सब में, अब इस चक्कर में ए बोल रहा है कि जी सब में लॉकडाउन हो गया है तो मैं ना आपको वीट नहीं दे पाऊंगा इस डेट पे। तो इस केस में हम ए जो है वो ये मतलब ये बहाना नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मतलब अगर लॉकआउट या फिर स्ट्राइक या सिविल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, उसे फुलफिल करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट ये केस लॉस वगैरह लिखे हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में इन्हें बताऊंगी। तो अभी जो मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ उन पे फोकस करो और अच्छे से इसे समझो।
एग्जाम्पल समझो, बाद में केस लॉज हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो में, ताकि एग्जाम टाइम पे अगर तुम्हें सिर्फ केस लॉज भी रिवाइज करने हो ना, सिर्फ केस लॉज, तो तुम उस वीडियो को देख लो, ठीक है। देन आता है पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी कब होती है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर सेवरल पर्पसेस, और कोई एक पर्पस फेल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं माना जाता। जैसे कि मान लो मैंने एक हॉल बुक किया था, और मैंने उसे हॉल को बुक किया था मैरिज के लिए, ठीक है, बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक किया था मैंने उसे, और फिर मैरिज के बाद रिसेप्शन के लिए भी बुक किया था, ठीक है। अब अगर मैरिज कैंसिल हो गई, ठीक है, शादी ही नहीं हुई, तो मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि शादी नहीं हुई है तो अब बर्थडे पार्टी के लिए भी ये जो हॉल मैंने बुक किया था उसे आप हटा दो। भाई मैं रीज़न दे सकती हूँ कि चलो शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो अब शादी हो ही नहीं रही है, तो मैरिज हॉल में मैं किसी और की शादी तो करा नहीं सकती, ठीक है, मान लिया। लेकिन बर्थडे पार्टी तो अभी भी होगी ना, तो उसके लिए भी मैं अब ये नहीं कह सकती कि जी मेरे पैसे वापस दे दो क्योंकि शादी नहीं हो रही है तो हम बर्थडे पार्टी भी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। देन आता है सेवेंथ रीजन, डिस्चार्ज बाय ब्रीच। अब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये क्या था, क्या हो गया, तो समझो हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या क्या रीज़न पढ़े थे, लाइक डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ठीक है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। इसी तरीके से हमने पढ़ा डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, जिसके ये सारे केसेस थे, ये केसेस। इसके बाद हमने वो केसेस कवर किए जो डिस्चार्ज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज में नहीं आते, ये 5 केसेस, ओके। अब हम वही आ गए हैं फिर से 7th वाला केस कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हम वापस आ गए, ठीक है। तो मतलब सुपरवीनिंग, डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, अब हम पढ़े डिस्चार्ज बाय ब्रीच का मतलब मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुकी हूँ। तो अब देखो ब्रीच कब होता है, जब एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाती। अब उस केस में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। देखो ब्रीच भी 2 तरीके से होती है, पहली होती है एक्चुअल ब्रीच, देन होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब है कि टाइम, जैसी परफॉर्मेंस करने का टाइम आया तभी आपने ब्रीच कर दिया, लाइक आपने अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं करी। मान लो मैंने आज ए को बोला था, ए नाम ले लेती हूँ किसी का, तो अंशुल ले लेती हूँ। तो मैंने आज एक वेंडर था अंशुल, मैंने उसको बोला था कि आप मुझे 20 चेयर्स आज सप्लाई करोगे, ठीक है। और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ पहले हुआ था अंशुल के साथ, बट अब क्या हुआ कि इस टाइम पे 1 मंथ बाद आज उसने मेरे को चेयर सप्लाई करनी थी बट नहीं करी, तो इसका मतलब ये एक्चुअल ब्रीच हो गया है। दूसरी होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच, मतलब एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही मेरे को पता चल गया है कि भाई ब्रीच हो जाएगी, कि वो अपनी जो ऑब्लिगेशन है फुलफिल करेगा नहीं। मान लो मुझे कल मुझे 3 दिन पहले पता चल गया है कि मेरे को चेयर सप्लाई नहीं करी जाएंगी, ठीक है, तो दैट इज़ एंटिसिपेटरी ब्रीच। या फिर ऑलरेडी वेंडर ने, मतलब अंशुल ने आके मेरे को बता दिया है 3 दिन पहले कि भाई मैं आपको चेयर नहीं सप्लाई कर पाऊंगा। अब उस केस में हमारे पास ना 2 ऑप्शन होते हैं कि वी इमीडिएट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, या फिर ड्यू डेट तक का वेट करें। इफ़ वी चूज दिस कॉन्ट्रैक्ट रिमेन ऑपरेटिव फॉर अ बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर हम ये वाली चीज़ चूज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑपरेटिव ही रहता है दोनों पार्टीज के बेनिफिट के लिए, ओके। अब तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको माइंड मैप दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। जो रेमेडीज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाकी का ये पूरा है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक बारी हम देख लेते हैं माइंड मैप। सो गाइज, हम बिजनेस लॉ का 2nd यूनिट पढ़े, डिस्चार्ज एंड द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। उसके अंदर आज हमने, उसके अंदर ये 3 से 4 चीज़ें हैं, और आज हमने पढ़ा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके डिफरेंट मोड की कैसे डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोड के अंदर हमने पढ़ा बाय एग्रीमेंट, जिसके अंदर हमने नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर पढ़ा। इसके बाद बाय परफॉर्मेंस, बाय लैप्सेस ऑफ टाइम पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ द लॉ, एंड देन बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड द ब्रीच, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी। तो हम ये वाली चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम रेमेडीज फॉर द ब्रीच, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द लास्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिटेल में एक यूनिट 1 में इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आपके 2nd यूनिट में भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में है, वहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल नाम दे रखा था, कुछ डिटेल इतनी नहीं पढ़ानी थी।
तो इसलिए मैंने यूनिट 1 में उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था। तो अब आपका एक पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट सेकंड, जिसके अंदर मैं ये 3 चीज़ें कवर करूँगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखो, ताकि मुझे पता चले कि क्या दिक्कत तुम लोगों को हो रही है। और इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।